तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। मेजर पेपर 12 का हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है, नोट्स क्वेश्चन आंसर का। तो देखिए, ये जो है आपका सेमेस्टर 6, ठीक, हिस्ट्री ऑनर्स। और इसमें क्या पढ़ना है? सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 12 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। कहाँ से कहाँ तक? तो 1707 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 1707 से लेकर के 1857, लगभग 150 साल का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ना है। इसमें क्या क्या है टॉपिक वो देख लेते हैं, सिलेबस पे एक नज़र। ओके, तो इसमें पढ़ना है इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि मध्यकाल में भारत, 18वीं शताब्दी जो है उस समय भारत कैसा था, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर, यानी कि कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवाद, जिसको हम लोग बोलेंगे कि अंग्रेजी सत्ता का किस तरह से ये लोग जो है कब्जा करने लगते हैं। जिसमें आता है बंगाल, ठीक, अवध, फिर आता है मैसूर, फिर आता है आपका मराठा, ठीक है, और पंजाब और सिंध। इन सभी पे धीरे धीरे अंग्रेज किस तरह से कब्जा करते हैं ये पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको तो कॉलोनियल स्टेट, यानी कि औपनिवेशिक राज्य एंड आइडियोलॉजी के बारे में, कि अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो राज करो, ठीक है। ये सब पढ़ना है आपको। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल मतलब अंग्रेजी समझ लीजिए थोड़ी, ठीक है, मतलब कि औपनिवेशिक शासन कैसा था, उनके पास सेनाएं कैसी थी, पुलिस व्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के पास, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 आता है, जिसमें आपको पढ़ना है रूरल इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था उस टाइम पे, ठीक है, जब 1700 से 1857 था, उस टाइम पे ग्रामीण समाज कैसा था ये पढ़ना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि 1707 से लेकर के 1857 के बीच में क्या क्या व्यापार होता था, कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, कौन कौन सी कंपनियां थी, ठीक है। फिर धन निकास का जो सिद्धांत बताया कि अंग्रेज किस तरह से भारत से धन को निकाल के ब्रिटेन ले जा रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सिलेबस को एक बार अच्छे से आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है मोटे मोटे अक्षरों में। और यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन आंसर। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा, पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे, ठीक है। मेजर पेपर आपका 12, 13, 14, 15 और माइनर पेपर का भी, ठीक है, नोट्स दिया जाएगा। ये सब कुछ नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा 60 रुपया में। यार सेमेस्टर 1 से 6 तक आ गए हैं, 60 रुपया जस्ट एक सिंपल सा अमाउंट है, ठीक है। इसको पे कीजिए और फिर आप इसको ले लीजिए, ठीक है। वैसे भी 5 सेमेस्टर तक आप फ्री पढ़े हैं ना। और ये आपका जो 60 रुपया रहेगा ये 4 साल के लिए आपका फ्री हो जाएगा, 4 साल तक। आप एक बार यूज करने के बाद आपके घर में कोई जूनियर होगा तो उनको ये पास दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, सभी यूनिट को एक एक करके, ठीक है। इसमें पहले क्या है, पहले आपके 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स वाले, फिर आपके 5 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं, या 15 क्वेश्चन होंगे, 10 या 15, ठीक है। 5 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स वाले फिर 15 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज अ की फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक वर्ड में आंसर करना है, जाति आधारित सामाजिक संरचना प्रमुख थी। क्योंकि उस टाइम पे तुम ब्राह्मण है, हम तेली हैं, तुम चमार है, तुम डोम है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जातीय प्रथा उस समय फैला हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण मालूम है आपको, ठीक है। अगला जाता है 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेस ऑफ द 18th सेंचुरी इकोनॉमी? यार ठंडा बहुत ज़्यादा है रांची में यार, ठीक है ना, रांची में बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं बोकारो से रांची आया कि चलो ठंडा घट गया होगा, लेकिन नहीं, अभी लगता है और 15 दिन ठंडा रहेगा ना। हालांकि हमारा क्वेश्चन है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो उस समय पे सबसे ज़्यादा आदमी कृषि पे फोकस करता था, एग्रीकल्चर, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात करते हैं।
मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? तो 1707 ईस्वी में शुरू हो जाता है। और अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है? बहादुर शाह जफर टू। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर, लिख लीजिएगा, बहादुर शाह, ठीक, जफर, जफर टू, दो लिख दीजिएगा लास्ट में। बहादुर शाह जफर टू अंतिम मुगल बादशाह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बंगाल का प्रमुख शासक कौन था? तो बंगाल का सबसे जो मेन राजा था उस समय पे मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। अगला आ जाता है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उस समय सब कृषि पे आधारित था और कहीं कहीं पे व्यापार भी था, कृषि के साथ व्यापार। ठीक है, कृषि, व्यापार और पशुपालन, तीन चीज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध जो राज्य था, ठीक है, वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, ये कौन था? तो असादत खां था। ठीक है, बाद में अवध की राजधानी जो है बदल दी जाती है। अवध की राजधानी लखनऊ और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है अवध। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या नाम समझ से मिलता जुलता है ना अवध, हाँ। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था अवध और फिर अभी उत्तर प्रदेश हो गया है लखनऊ इसकी राजधानी। ठीक है, अगला जाता है मैसूर। मैसूर का प्रसिद्ध शासक कौन था? मैसूर माने कौन? तो व्हाट वाज द फेमस रूलर ऑफ मैसूर? मैसूर मतलब आज का बेंगलोर। ठीक है, आज का कर्नाटक जो है मैसूर कहलाता था। कुछ कुछ एरिया मतलब महाराष्ट्र का भी आता था। तो वहाँ के राजा थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। दो गो राजा थे। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? तो मैसूर का शेर कहा जाता था। ठीक है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? मैसूर का शेर। व्हाट वाज टीपू सुल्तान कॉल्ड? शेर ए मैसूर, शेर का मैसूर कहा जाता था। मतलब तो ये जो है राजा होता है, ठीक है, कि एक तरह से शेर की तरह। और वास्तव में टीपू सुल्तान बहुत तेजस, मतलब क्या बताएंगे, प्रतापी राजा थे। अंग्रेजों से कभी नहीं डरे थे हुए। ठीक है, अंग्रेजों को हमेशा नाको चने चबा देते थे। चलिए नेक्स्ट, मराठा परिसंघ का नेतृत्व किसने किया? तो पेशवा ने किया। हालांकि बाद में शिवाजी भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेशवा की राजधानी कहाँ थी? तो पुणे। वर्तमान समय जो मराठा है, महाराष्ट्र का नाम मराठा से ही बनाया गया है। ठीक है, तो मराठा सरदार कौन है सबसे फेमस? हाँ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और ये सब मराठा महाराष्ट्र में है और इनकी भाषा मराठी है। ठीक है, वर्तमान महाराष्ट्र में ही पुणे आता है, आप सबको मालूम होगा। मराठा शक्ति का आधार क्या था? तो सैन्य शक्ति इनका मुख्य आधार था। ठीक है, और मराठा जो है गोरिल्ला वार में बहुत पारंगत थे। गोरिल्ला वार क्या होता है? छिप के वार करना, पेड़ों पे रहिएगा, छिप के अचानक से वार कीजिएगा, इसको गोरिल्ला वार कहते थे। और मराठा इसमें खूब पारंगत थे। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में प्रमुख राजनीतिक विशेषता क्या थी? तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था 18वीं शताब्दी में, मतलब छोटे छोटे राज्यों में बंटना शुरू हो गया था। अगला आ जाता है मुगल प्रशासन की कमजोरी का एक कारण बताइए। तो मुगल प्रशासन में उत्तराधिकार की कमी हो गई। मतलब उत्तराधिकार तो मिला लेकिन ऐसा, मतलब होता है तेज तर्रार आदमी, तो तेज तर्रार आदमी फिर नहीं मिल पाया। जैसा कि औरंगजेब था, जैसा कि अकबर था, बाबर था, वैसा तेज प्रतापी फिर नहीं मिल पाया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जमींदारों की भूमिका क्या थी? तो लगान वसूली करते थे। लगान मतलब टैक्स, ठीक है, जिसको हिंदी में कर बोलते हैं। नेक्स्ट है बंगाल में यूरोपीय व्यापारियों का प्रभाव क्यों बढ़ गया? तो यूरोप से जो व्यापारी आते थे ये बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आर्थिक कमजोरी के कारण। तो बंगाल में यूरोपीय व्यापारी का प्रभाव बढ़ा, आर्थिक कमजोरी थी उनकी। अब आपको मालूम है कि बंगाल का मैक्सिमम एरिया जो है पोर्ट से सटा हुआ है, बंदरगाह से सटा हुआ, समुद्र से, समुद्री व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होके। नेक्स्ट, और इसी कारण अंग्रेज लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बसाया था, सूरत में भी बसाया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा फेमस हुआ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवध किस प्रकार का राज्य था? ठीक है, तो अवध जो है स्वायत्त मुगल प्रांत था, मतलब किसी के अंडर में नहीं था, अंग्रेजों के अंडर में नहीं था, यह स्वायत्त था और मुगल के प्रांत में आता था। ठीक है, बाद में हालांकि अंग्रेज लोग हथियार लेता है। अभी दो ही युद्ध होते हैं, 1757 और 1764 का युद्ध।
1707 से लेकर के 1707 से लेकर के 1857 तक का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें दो को युद्ध आता है। 1757 का युद्ध, ठीक, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दो को युद्ध इसमें आप पढ़िएगा, ठीक है, दोनों युद्ध आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, मैसूर में प्रशासनिक सुधार किसने किए? तो हैदर अली जो है मैसूर में प्रशासनिक सुधार करता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो को मैसूर में शासन किया था, दो को राजा, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। मराठा शासन में कर प्रणाली क्या कहलाती थी? चौथ के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर टैक्स को चौथ कहा जाता था, और सरदेश मुखी, ठीक है, सरदेश मुखी बोलिए या फिर चौथ बोलिए मराठा में। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे जुड़ गया? तो 18th सेंचुरी में जो व्यापार था वह यूरोपीय कंपनी से जुड़ गया। ओके, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। ये अब आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि 1707 से लेकर के 1857 के बीच में जो भारत की सामाजिक स्थिति थी कैसी थी ये बताइए, ठीक है। मैं क्वेश्चन सब दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी की भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 18वीं शताब्दी में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी, किस तरह से लोग कृषि को ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक, व्यापार भी था और पशुपालन भी था। बंगाल के नवाबों के शासन, बंगाल के नवाबों के शासन का राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये जो दो का युद्ध होता है 1757 में होता है प्लासी का युद्ध बंगाल में, और दूसरा होता है 1764 में बक्सर का युद्ध बिहार में। 1764, इसको 1764 लिख लीजिएगा, बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध जीतता है ना अंग्रेज लोग और पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है। देखिए ये जो 1757 का जो युद्ध होता है, 1757 का जो युद्ध होता है 1857 से 100 साल पहले, 1757 ध्यान रखिए, और ये 1857 100 साल बाद होता है, ठीक। तो ये जो होता है 1757 का युद्ध, यह होता है बंगाल के नवाब, ठीक, और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें अंग्रेजी सेना को जो है मतलब इनके जो होते हैं सेनापति, ठीक है, वह बंगाल के जो नवाब थे उनके सेनापति को घूस, मतलब होता है ना कि मिल जाता है घूस वगैरह देके, तो ये घूस देके इसको लालच दिया कि हम जो है तुमको अंग्रेज़ों का अगर विजय हो गया तो आपको राजा बना देंगे। तो ये अपने राजा को धोखा दे देता है इसका सेनापति और पराजित कर देता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़िए कि हालांकि बाद के नवाब में कमजोरी जैसे कि दरबार में षड्यंत्र और सैन्य दुर्बलता ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार बंगाल का शासन प्रारंभ से सुदृढ़ था किंतु अंततः औपनिवेशिक शक्ति के सामने टिक नहीं सका। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग चाहता था फूट डालो और राज करो, ठीक है, प्रलोभन दो और इनको अपने जाल में फंसा लो, ठीक है। और भारत का आदमी प्रलोभन में शुरू से फंसता रहा है, अभी भी फंसता है, ठीक है। अवध राज्य के उदय और प्रशासनिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। अवध राज्य कैसे बना डिस्कस करना है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा पीडीएफ है, लगभग 40 पेज का पीडीएफ है। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन का मूल्यांकन करें कि ये जो दो गो राजा है जो मैसूर यानी कि वर्तमान कर्नाटक में, ये किस तरह से अपनी शासन को चलाते थे, शासन व्यवस्था को, ठीक है, इवेलुएट करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मराठा परिसंघ की राजनीतिक संरचना और महत्व का वर्णन करें कि मराठा लोग जो है अपनी जो राजनीतिक शक्ति थी वह किस तरह से रखते थे और इसका क्या महत्व था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पंजाब और सिंध। तो पंजाब और सिंध में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज लोग किस तरह से अपना पाँव को फैलाता है, विस्तार करता है और यहाँ पे कब्जा करके बैठ जाता है, ठीक है। तो पंजाब के बारे में पढ़िएगा जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एकदम छोटा छोटा सा है कि आपको याद हो जाएगा फटाक से, ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासन में सेना की क्या भूमिका थी ये बताइए कि जब अंग्रेज लोग आए तो सेना का क्या रोल था यहाँ पे। तो जब 1857 की क्रांति होती है, आपको मालूम है मंगल पांडे
ठीक है। तो 1857 का विद्रोह सेना की असंतोषजनक स्थिति था, जिसमें जो बंदूक था गाय और सुअर के चारवी के कारतूस से निकाला गया था। और गाय हिंदुओं के लिए माता के समान है और सुअर इस्लाम के लिए हलाम है, ठीक है, हराम है। तो इस कारण फिर आदमी भड़क जाता है अंग्रेज़ों पे, ठीक है। चलिए, मेरठ से शुरू होती है लड़ाई। औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजी, ठीक है, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजी, ठीक है। तो औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था किस तरह थे, अंग्रेजी लोग पुलिस की व्यवस्था किस तरह से करते थे और भारतीयों को ही भारत को लूटने में लगा दिया मतलब भारत के लोगों को ही पुलिस बनाएंगे और उनके लोगों को ही, भारत के लोगों को ही दंड देंगे उसी के माध्यम से, ठीक है। औपनिवेशिक कानून व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट कीजिए कि अंग्रेज लोग किस तरह का कानून व्यवस्था चलाता था। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली का विस्तार से बताइए कि अंग्रेज लोग जब भारत आया तो इन लोग जो है ज़मीन को टैक्स लगाना इन्हीं लोग शुरू किया, ठीक है। तो ये किस तरह से टैक्स लगाते थे, किस तरह से, जितना मतलब क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आता है इनके समय में 1793 ईस्वी में। पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लाई गई या किसने लाया, तो 1793 में लाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया जाता है। मैंने बताया था कि दो का युद्ध होता है, 1757 में पलासी का युद्ध और 1764 में, अरे 1500 लिख दिया, सॉरी भाई, 1757 और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये जो दोनों युद्ध अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो ये जो बंगाल का एरिया है इसमें बंगाल, ठीक है, और बिहार, ठीक है, एक मिनट, 1757 का जो होता है, 1757 का युद्ध, ठीक, 1757 का युद्ध, ये पलासी का युद्ध होता है। पलासी नाम का एक जगह है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये जो पलासी का युद्ध होता है, ठीक, 1757 में, और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, बिहार में। तो ये जो है बक्सर बिहार में था और जिसको जीतने के बाद बक्सर के साथ ही आपको मतलब पूरा का पूरा बिहार और ये बक्सर का युद्ध में क्या बोलते हैं, ये देखिए पलासी का जो युद्ध होता है जिसमें आपका पश्चिम बंगाल में है, इसमें पश्चिम बंगाल के राजा और उत्तर प्रदेश के राजा यानी कि अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मिल के लड़े थे। और जो बक्सर का युद्ध था इसमें बिहार और उड़ीसा के राजा मिल के लड़े थे, मतलब 4 को राज्य मिल के लड़ा था। और अंग्रेज लोग छल, गद्दारी और टेक्नोलॉजी भी था कुछ इनके पास, बंदूक वगैरह थी आधुनिक। इस कारण ये दोनों युद्ध भारतीय हार जाते हैं और अंग्रेजी यहाँ पे जीत जाते हैं। इसी युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की जो है पूरी की पूरी ज़मीन लगभग अंग्रेज़ों के पास चली गई। अब अंग्रेज इसका मालिक हो जाता है, फिर ये टैक्स लगाते हैं अपने मन मर्जी, ठीक है। तो 1757 में अंग्रेज ने एक कानून पास करते हैं जिसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस व्यक्ति का नाम था जिसने यह लागू किया था, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, अवध बोल दीजिएगा, ठीक है। ये कानून यहाँ पे लागू हो जाती है। भूमि कानून थे जिसमें स्वामी किसका था, तो इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया। जमींदार जो था उसको भूमि का मालिक बना दिया गया और उसने निश्चित लगान तय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जमींदार समृद्ध हो गए परंतु किसान जो है अत्यंत गरीब हो गए, शोषण के शिकार हो गए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयत मतलब होता है किसान, बाड़ी मतलब जमीन, यानी कि जमीन का किसान, ठीक है। यह एक प्रमुख अर्थव्यवस्था, सॉरी यार, यह एक प्रमुख व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रणाली थी जिसमें मद्रास और बॉम्बे प्रांत में लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू किया जाता है, मद्रास में, जिसको हम लोग वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, तमिलनाडु, ठीक है। और बॉम्बे में लागू किया जाता है। इसमें सरकार सीधे किसान से कर वसूलती थी, ठीक है। इसमें जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में जैसे यहाँ पे जमींदार कर वसूलता था, ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो आया, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, इसमें जमींदार टैक्स वसूल रहा है, जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें भूमि का स्वामी किसान को ही बनाया गया था। रैयत मतलब किसान, वाड़ी मतलब जमीन, हम लोग बोलते हैं ना बाड़ी, बाड़ी मतलब जमीन, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही जमीन का मालिक होता था, जबकि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में यानी कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार मालिक था। तो अच्छा कौन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था अच्छा है, ठीक है। चलिए, फिर आता है मालवाड़ी व्यवस्था जो कि खास तौर पे आपका राजस्थान वगैरह के एरिया में फेमस होता है, उत्तर भारत में लागू की गई। इसे पूरे गांव को कर इकाई माना गया और यह व्यवस्था किसानों के लिए बोझिल सिद्ध हुई, ठीक है।
इस प्रणाली का कुल परिणाम ग्रामीण, गरीब, किसान और विद्रोह की स्थिति आ जाती है। इसी सबसे पढ़िएगा पूरा का पूरा आपको डिटेल में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कृषि के व्यवसायीकरण, ठीक है, किस तरह से एग्रीकल्चर को कॉमर्स का मतलब कॉमर्स के फॉर्मेट में कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है, ये आपको इसमें पढ़ना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, औपनिवेशिक, यानी कि जब ब्रिटिश भारत था, औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश भारत में अकाल के कारण और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव। देखिए जब अकाल आता था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नाम भी सुने होंगे कि यार भूखे रहता था, आपके दादा दादी बताते होंगे कि हम लोग जो है ना थुलकू माड़ पी के रह जाते थे, थोड़ा सा चावल खा के रह जाते थे, ठीक है। अभी तो हम लोग मैगी खाते और क्या क्या खाते हैं ना। तो उस टाइम पे अकाल जब आता था फिर भी ज़बरदस्ती इनसे टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, जिस कारण किसान आत्महत्या कर लेते थे। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। धन निकास का सिद्धांत क्या है, यह किसने दिया था, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स वाले में भी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि धन निकास प्रणाली किसने, दादा भाई नौरोजी ने। इसको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। धन निकास यानी कि धन को निकालने का तरीका अंग्रेज लोग किस तरह से अपना रहा था, भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक आलोचना का आधार था। इस सिद्धांत को सबसे स्पष्ट रूप से दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की संपत्ति निरंतर इंग्लैंड भेजी जा रही है। कहाँ पे, इंग्लैंड भेजी जा रही है। कैसे भेज रहा है, किस तरह से ये भारत के धन को इंग्लैंड में संचय कर रहे हैं और अपने देश को समृद्ध कर रहे हैं और भारत की सोने की चिड़िया को उजाड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक उद्योग के विकास का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। जहाँ पर भी आलोचना बोले, आलोचना मतलब आपको जो है समान रूप से आलोचना करना है, मतलब कमियों को निकालना है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, और यहाँ 15 क्वेश्चन है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में। ये आपके हैं 500 शब्दों से अधिक शब्दों में करना होगा। ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा डिटेल में है। सबका नोट्स आपको इसी ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 15 पेज क्वेश्चन नंबर 15 तक है। दिखाई देता हूँ क्वेश्चन, सब देख लीजिए, ठीक है, एक दो को। उसके बाद ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि ऐप के बारे में सबको मालूम ही होगा। और इसका मेजर पेपर 12 है ना, 12 है, मेजर पेपर 13, 14 और 15, ये सब मैं जो है 2-2 दिन के अंतराल में डाल दूंगा। यानी कि आज से 2 दिन बाद 13 पेपर डाल दूंगा, फिर 2 दिन बाद 14, फिर 2 दिन बाद 15, क्योंकि सब पेपर डालना होता है ना हमको। और फिर माइनर पेपर का भी डाल दूंगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है ना जी। चलिए आज मिल गया आपका, और 2 दिन बाद फिर मैं मेजर पेपर 13 भी दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 39 पेज का PDF है, आराम से पढ़ के जाइए। डेफिनेटली आपको, मुझे लगता है इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है भिड़ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और दिखा देते हैं, देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा तो सेम लोगो के नाम से और इसी चैनल के नाम पे बनाया गया है इस ऐप को, ठीक है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, फिर आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये ऐप इस तरह से खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, ठीक है, ऑल कोर्स में आना है। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा अपडेट आते रहता है, ठीक है। ऑल कोर्स में खोलेंगे तो इस तरह से आपका कोर्स दिखाई देगा। ये आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स इस तरह से रहेगा। यहाँ पे जैसे 25 रुपया लिखा है ना, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी वाले में 60 रुपया लिखा होगा। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पेमेंट करना है 60 रुपया, और ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका सेमेस्टर 6 में जाएंगे, बहुत सब सेमेस्टर आ जाएगा, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6। आप सेमेस्टर 6 में जाएंगे, फिर मेजर पेपर 12 में जाएंगे, फिर नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, व्यू करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये है। और देखिए मैं सेमेस्टर 1 से 5 तक आपको गाइड करते आया हूँ, ठीक है। जितना मैंने गाइड किया 60 रुपया, उसके हिसाब से तो देखिए पढ़ाई को पैसा से नहीं तोला जा सकता, फिर भी मैं 60 रुपया एक पेमेंट रखा हूँ, क्योंकि मेरा भी खर्चा है, ठीक है। और मैं अभी B.Ed कर रहा हूँ, तो मेरा 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा।
स्कॉलरशिप का भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी अपना खर्चा निकालना है, इसलिए मैं 60 रुपया पेमेंट ले रहा हूँ। और ये जो 60 रुपया है ये 4 साल तक आपका कोर्स का वैलिड रहेगा। आप बोलिएगा भाई साहब क्या फ़ायदा, हम तो सेमेस्टर 8 तक जाएंगे या फिर सेमेस्टर 6 में ही निकल जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे तो सेमेस्टर 6 में ही निकल जाएंगे। तो ये जो है कोर्स 60 रुपया है, ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्या ही बोलूँगा। लेकिन हाँ ले लीजिएगा तो मेरा भी भला होगा। और इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई है तो इस कोर्स को फिर आप बाद में किसी को दे सकते हैं। और अगर आप किसी पेपर में फेल हुए तब भी आपको ये कोर्स काम करेगा, ठीक है। फिर जो पेपर फेल हुए उसको फिर पढ़ सकते हैं यहीं से, ठीक है। 4 साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा। तो फिर अपना नंबर किसी को दे दीजिएगा और नाम, तो लॉगिन करके वो आपका मोबाइल नंबर से लॉगिन करके वो ऐप फ्री हो जाएगा उनका। समझ रहे हैं ना। चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी आपकी इच्छा भाई, हम तो बोलेंगे तो ये हर आदमी चाहता है कि आप ख़रीदें। बाकी इट्स योर चॉइस। थैंक यू, नमस्ते, जोहार। एंड दोस्तों पूछिएगा कि भाई साहब हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आपका एडमिट कार्ड ना आज 10 तारीख तक आ जाएगा। 10 तारीख या उससे पहले ही शायद आ जाएगा, लेकिन 10 तारीख तक आ ही जाएगा, ठीक है। और सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 में कौन जाएगा, इसके ऊपर हम आपका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल 7.5 CGPA जिनका ज़्यादा होगा वही सेमेस्टर 7 में जाएंगे, अदरवाइज सब बच्चे सेमेस्टर 6 में निकल जाएंगे। और इसमें आप हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब सेमेस्टर 6 से निकल गया उसके लिए मतलब बहुत सारा एग्ज़ाम में दिक्कत होगा, नहीं, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। आप हर एग्ज़ाम को खुल के दे सकते हैं। ओके, बाय, जोहार। डाउट्स क्लियर करूँगा बाद में, ठीक है। नमस्ते। और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।